बतौर इनके जिद्दोजहद कर रहे हैं आईन की बालादस्ती के लिए, बतौर इनके ये जिद्दोजहद कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ के लिए, बतौर इनके वो जिद्दोजहद कर रहे हैं हकीकी आजादी के लिए। बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा अफवाज से, बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा एस्टैब्लिशमेंट से। पांव किसी का पकड़ा हुआ है जनाब स्पीकर तो उन्हीं का पांव पकड़े हुए हैं। बात एक करते हैं, सियासत एक चमकाते हैं। ये तो गैर संजीदा है जनाब स्पीकर, ये मुनाफिकत का सियासत है जनाब स्पीकर। ये मुनाफिकत पाकिस्तान के अवाम के साथ मुनाफिकत है, यह हमारा जमहूरियत के साथ मुनाफिकत है, हमारा पार्लियामान के साथ मुनाफिकत है। जब तक ये मुनाफिकत जारी रहेगा तो उनका रोना धोना जारी रहेगा जनाब स्पीकर। जो हमारे मुतालबे है कि असरनो इलेक्शन हो, हुकूमत मुस्ताफी हो जाए और फौज इलेक्शन से दूर रहे, किसी एजेंसी का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होगा। इलेक्शन को इतना बदनाम कर दिया है कि इसको इलेक्शन कहना ही नाजायज है, जहां पर उम्मीदवारों से करोड़ों करोड़ों रुपए लिए जाते रहे हों, जहां एक एक सूबे से अरबों अरबों रुपए लेके चले जाते हों, जहाज भर भर के जा रहे हों, असेंबलियां बिक रही हैं और कैंडिडेट बेचारे दर बदर हैं, तो ये इलेक्शन होता है जी। हम मुतमईन होंगे इस बात पर कि हाँ हम वाकई पार्लियामेंट के मेंबर हैं और हम क्या मुल्क के अंदर एक वीआईपी का इस वक्त स्टेटस रखते हैं। इस हवाले से हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। हम जो कुछ कह चुके हैं इंशाअल्लाह इसी जगह पे मामलात को पहुंचाएंगे कि मामला ठीक हो जाए मुल्क की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आपने जो आज की डेवलपमेंट्स हैं वो देखी और अब सवाल ये बनता है कि अहमद फरहाद जिसने ये नज़म लिखी थी कि मुझे उठा लो वाली, तो इसको उठा लो वाली वो आज गायब है और क्या उनकी बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो किया जाएगा, ये एक अहम सवाल है। और जब वो बाजियाब हो जाएंगे तो उसके बाद क्या चुप का रोज़ा होगा या कि जिन लोगों ने उनको गायब किया उनके लिए भी कोई सज़ा जो है वो मुकर्रर की जाएगी। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के हवाले से आज एक अहम डेवलपमेंट है। 190 मिलियन पाउंड में ज़मानत मिलने से जो है क्या मुफाहमत की राह हमवार होने जा रही है, ये एक अहम सवाल है। और तीसरे नंबर के पर हमने देखा है कि आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक अहम जो है बात की नेशनल असम्बली में, आज बड़े बरहम नज़र आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। तो एक आप समझ लें उनके रवैये में एक तब्दीली आई है, इसकी क्या वजह है। और आज मौलाना फजल रहमान जो है उन्होंने अपनी पहली तकरीर की नेशनल असम्बली में, जहाँ पे उन्होंने बड़े खुल के कहा है कि इस हुकूमत को जो है जाना चाहिए और फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए। बहुत बड़ा बयान है मौलाना फजल रहमान का, इसके क्या नताइज होंगे इसी वाले से हमने दावत दी है आज के पैनल को। हमारे साथ हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जो रहनुमा है JUIFA के और साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मेंबर कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ अली सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया, आप सबसे पहले जो है पहली दफ़ा आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं। और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा साहब ने भी हमें पंजाब में जो उनकी सियासत जो है उसके ऊपर भी उससे बात करेंगे, वो भी हमें ज्वाइन किया है उन्होंने। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेंबर कौमी असम्बली हैं तहरीक इंसाफ के अली सरफराज साहब, उनसे पूछ लेती हूँ, आज जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये बात कही, आप इसके बारे में क्या कहेंगे अली सरफराज साहब? वो ये कहते हैं कि आपकी सियासत कुछ और है और आप दिखाते कुछ और हैं। आप चाहते हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट से बात करें मगर आप साथ साथ ये भी कहते हैं कि वही आपके मुजरिम हैं। देखिए जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जी कि बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी जल्दी पैंतरा बदला है। कल भी कौमी असम्बली में, आज मैं कौमी असम्बली में खुद भी नहीं था, आई वॉज इन फैसलाबाद टुडे। कल की लेकिन कौमी असम्बली में मैंने खुद तकरीर की थी और उसमें हमने कहा था कि हम हुकूमत के साथ बिल्कुल मुफाहमत की बात कर सकते हैं, लेकिन कुछ डिमांड्स रखी थी कौमी असम्बली में। अपनी तकरीर में हमने तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं की कि हमने एस्टेब्लिशमेंट, ये ताना तो हमने इनको दिया था कि आप एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं और फॉर्म 47 के सर पे आप कौमी असम्बली में आए हैं। तो मेरे ख्याल में उन्होंने शायद ये सोचा होगा कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, तो ऑफेंसिव हो जाए और जो बात हम कर रहे हैं बजाय कि उसका जवाब दिया जाए वही हमारे पे थोप दिया जाए। दिस कैन बी वन पॉलिसी, अदरवाइज आई कांट। मेरी समझ में तो इसकी और कोई जवाब नहीं नजर आता कि ऐसी बात उन्होंने पहले ठीक है।
इससे पहले कि मैं कामरान भाई की जानिब जाऊं, हसन मुर्तज़ा साहब से पूछ लेती हूं, जो जिस तरह के ये कह रहे हैं अली सरफराज साहब के जी उन्होंने पैंतरा अपना बदला है, वाकई में पहले तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुफाहमत की बात कर रहे थे कि जी चले रिकन्सिलिएशन की तरफ चले, वाई सडनली नाउ दिस टारगेट तीरों का जो रुख है वो फिर उन्होंने PTI की तरफ कर लिया? नहीं मुनीज़े, इसका मतलब हरगिज नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई अपनी पॉलिसी बदल ली है या हम चाहते हैं कि हम जो मुफाहमत की सियासत है वो ना करें और हम किसी को बुरा भला कहें। ये माजी करीब में इस तरह की बातें होती रहीं और वो PTI के जो मोतबर हल्के थे उनकी तरफ से ये चीज़ सामने आई और वो चेयरमैन PTI को कोट करके कहा गया कि हम जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट से तो बात कर सकते हैं, हम हुकूमत से नहीं कर सकते। तो उसके जवाब में अगर चेयरमैन साहब ने ये बात की है तो मेरा ख्याल है हम तो हमेशा कहते हैं कि पार्लियामान की बालादस्ती के लिए और सुपरमेसी के लिए और मुज़ाकरात होने चाहिए, ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, सियासी जमातों को आपस में मिल बैठना चाहिए और ये इशूज जो हैं ये रिजॉल्व होने चाहिए, किसी तीसरी कुव्वत की तरफ नहीं देखना चाहिए। आज तो इसका मतलब है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट बेहतर सोच रही है कि वो कहती है कि नहीं जाओ, हमने कोई किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करने, हम आप जाओ सियासतदानों से बात करो, तो फिर तो वो बेहतर रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है अच्छा, तो फिर ये पूछ लेते हैं, ठीक है, ये पूछ लेते हैं जो आपने ये सवाल उठाया। कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, आपने हसन मुर्तज़ा साहब की बात सुन ली, वो कहते हैं कि शायद इस्टेब्लिशमेंट बेहतर सोच रही है कि आप सियासतदान जो हैं वो आपस में बात करें, हम इसमें मुदाखलत नहीं करते। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान ने तो आज बड़े खुल के कहा है कि जी ये जो इलेक्शंस हैं ये सही नहीं हुए, आप असम्बलीज़ को डिज़ोल्व करें, आप फ्रेश इलेक्शंस करें और आप ये इंश्योर करें कि इस इलेक्शन के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं होगी। तो इफ़ विशेज़ कैन बी हॉर्सेस, जब इतने सालों से उनकी मुदाखलत रही है तो क्या गारंटी है कि आप असम्बलीज़ डिज़ोल्व करेंगे, केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, वो आएगी तो जाएगी नहीं, फिर ये इसकी क्या गारंटी है? देखिए, एक तो केयर टेकर वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म करना पड़ेगा। केयर टेकर आपने आजमा लिए, देख लिए, आपने वो भी देख लिया कि उसके बाद जो है ना वो गंदम वाला जो बुरहान है उसके पीछे जो है, और वो गंदम वाला मामला जो है वो सिर्फ केयर टेकर बेचारों का वो नहीं है। आप अगर आपके पास उन लोगों के नाम नहीं है, उन फर्मों के नाम नहीं है तो मैं भिजवा सकता हूँ, और फिर इसका कुर्रा जो है ना वो मालिकों तक जाता है, ये गंदम वाले बुरहान का। ये अब मालिकों का नाम कोई नहीं लेता तो फिर ये मजबूरी है कि जो जिस प्रेशर पे ये काम हुआ था, जो चूना लगा था पाकिस्तानी मईशत को उस गुर्बत के, मज़ीद गुर्बत के ज़माने में, और अब भी जो उसी तरह से, यानी ये जो बिलावल की बात हो रही थी और बिलावल साहब की जो आज की स्पीच है, जो मैंने उसके ऊपर जो अपना माइंड अप्लाई किया है, देखिए आज दो बातें हैं, एक तो वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक बिलावल साहब की तकरीर। ये दोनों जो है ना वो मेरा ख्याल है कि प्रेशर जो है वो एक जगह पे, कहीं किसी जगह पे ज़्यादा आया हुआ है, और दोनों जगह पे उससे वाडा साहब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है कि तुम अगर मेरी पगड़ी को हाथ लगाया तो फिर तुम्हारी पगड़ी की खैर नहीं, तुम बदमाशी करोगे तो मैं भी डबल बदमाशी करूँगा। तो ये मतलब हमारे मुझे एहतराम है उनसे ज़ाती तौर पे, मगर ये कोई इस तरह की बात किसी अदालत के बारे में, अदालत के जज के बारे में, ये गैर मुनासिब थी। और इसी तरह से पीपल्स पार्टी के किसी लीडर की तरफ से ये बात करना जो उन्होंने आज की है और मुफाहमत के अगेंस्ट जो है ना वो बात करना, मेरा ख्याल है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया। इस प्रेशर के बाद जो है ना आप शायद एक और डेवलपमेंट भी देखें कि पीपल्स पार्टी को मज़ीद प्रेशर डाल के कहा जाए कि उनके साथ प्रेशर को जो है ना शेयर करें, तो वो शेयर करने के लिए वो शायद स्टेप इन हो जाएँ। पहले तो उन्होंने दस्तूरी ओहदे लिए, अब वो स्टेप इन हो जाए उसमें गवर्नमेंट में, और बाकी जो है ना वजारतें भी ले लें, ताकि मिलजुल के इस प्रेशर का जो मौलाना साहब का है और जो PTI का है इसका मुकाबला किया जा सके। मगर मेरा ख्याल है कि मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसका मुकाबला करने का सबसे आसान तरीका ये था कि जो मुफाहमत की बात जरदारी साहब ने की थी, उसके पर उस स्पीच के परसेंस में जो है वो कमीशन बना देते नासिरुल मुल्क साहब की तरह का, और वो नहीं बना तो फिर अब नया मुतालबा आ गया है, और नया मुतालबा ये है कि दोबारा इलेक्शन, और दोबारा इलेक्शन के साथ एक और मुतालबा फिर भी आएगा यकीनन कि इलेक्शन कमीशन की तश्कील नौ।
इलेक्शन कमीशन ने भी जो कुछ किया और जो कुछ इस दौर में हुआ वो भी जो है ना वो फिर मेरा ख्याल है कि भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में बल्कि दुनियाओं की हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। फिर एक और आपको लतीफ़ा सुना दूँ कि हमारे इलेक्शन में हमारा इलेक्शन कमीशन पे इतना एतमाद था, मगर किसी और मुल्क में इलेक्शन थे तो उसको सुपरवाइज़ करने के लिए हमारे 2 मेंबरान इलेक्शन कमीशन गए हुए थे। तो मैंने कहा कि वो क्या कोई वहाँ पे भी ये काम सिखाने के लिए गए हैं ये दोस्त? तो ये बदकिस्मती है, वो दुनिया के मुल्कों को शायद जो है ना फिर बुलाना पड़े हमारे इलेक्शन कमीशन के अफराद को। तो वो गए थे, उसके बाद दो मेंबर्स हमारे गए हुए थे जी। तो ये नया भी जो है ना वो मुतालबा आएगा इलेक्शन कमीशन की तश्कील न होगा और लोगों का जो है ना एतबार ख़त्म होता जा रहा है इवन दस्तूरी अदारों से। अच्छा, ये आपने जो एक बात कही है कि जी इलेक्शन कमीशन की तश्कील नौ का एक मुतालबा अब आने लगा है, अली सरफराज साहब, जो कामरान मुर्तज़ा साहब बात कर रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन की तश्कील नौ का मुतालबा आने लगा है, और जो मौलाना फजल रहमान साहब ने बात की है कि जी ये हुकूमत इस्तीफ़ा दे दे और फ्रेश इलेक्शंस हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रद्द अमल है? क्या आप आज मौलाना फजल रहमान के साथ खड़े हुए हैं इस मुतालबे में? देखें जी, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला आज एक जमानत हुई है खान साहब की, मुझे लगता है कि उससे सारी जमातों को ये लग रहा है कि खान साहब के ऊपर जो 2-3 जो बड़े केस डाले गए थे उनमें से एक ये केस था जो फारग होता हुआ नजर आ रहा है, और वेरी सून वन आफ्टर दी अदर 2-3 केसेस जो और हैं, तोशाखाना है, वो इद्दत वाला केस है, ये सारे केस जो हैं, ये साइफर वाला केस भी तकरीबन उड़ने वाले हैं और सबको लग रहा है कि ये इट इज वेरी क्लोज कि अब हो जाएगा ये काम। तो अब उससे पहले सब ने अपनी अपनी फेस सेविंग भी करनी है और सारों के नए बयान आने शुरू हो गए हैं। जो इलेक्शन कमीशन सबको अच्छा लगता था, इलेक्शन से पहले किसी को कोई तकलीफ नहीं थी सिवाय पीटीआई के, अब सबको उसकी भी तकलीफ शुरू हो गई है इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी। और इन्होंने हसन मुर्तज़ा साहब ने एक बात कही थी, मैं उसको डिनाई करूंगा, इन्होंने कहा था कि जी चेयरमैन पीटीआई ने ये बात कही थी कि हम तो एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, उन्होंने बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं कही थी। हमने तो आज तक ये बात कभी की ही नहीं है और ये पता नहीं कहां से आती है ये नहीं, बात। मगर एक कमेटी तो बनी थी ना शिबली फराज जिसके अंदर थे, और आप लोगों ने जो है वो इसलिए तश्कील दी गई थी ताकि बातचीत हो सके एस्टैब्लिशमेंट के साथ, आपको याद होगा। उसके अंदर शिबली फराज साहब भी होंगे, सारे सुर्खियां बनी हैं, आपने तो कभी डिनाई नहीं किया इसको, ये तो सबको पता है ना। देखें, उससे इस तरह की मुलाकातें हुई होंगी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मुझे खैर उसके बारे में नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में तो हमने हमेशा यही बात ही की है कि हम बात करेंगे, जमहूरियत की बात करेंगे और उसमें एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है। मेरा तो कम से कम यही मौक़िफ़ रहा है, मेरी जमात का भी यही रहा है। कमेटी जिस तरह आपने एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए 3 लोग को आपने नामजद कर दिया था कि ये 3 लोग हैं, तो आप 3 लोग नामजद कर देते कि पार्लियामेंट से बात करनी है। पार्लियामेंट से तो फ्रंट पेज न्यूज़ थी, आप लोगों ने कभी डिनाई नहीं किया। 10 नामजद कर देंगे पार्लियामेंट में बात करने के लिए, तो लोग हम जितने भी करने होंगे वो नामजद कर देंगे, लेकिन उसकी तो अभी नौबत आई नहीं ना। उसके लिए तो हमारी कुछ बेसिक डिमांड्स है ना कि उसमें जो खान साहब के ऊपर जो जाली केसेस हैं वो खत्म किए जाएं, और पार्लियामेंट जो भरी पड़ी है चूं चूं के मुरब्बे से 180 सीटें पीटीआई जीती हुई, आप हमारा मैंडेट वापस कर दें, फिर हम फर्दर को बात। अब ये अगर हम इस वक्त इस पार्लियामेंट में टॉक मगर आपको लगता है कि ये हुकूमत जो है ये आपके केसेस खारिज कर सकती है? क्योंकि एक तरफ से आप कहते हैं कि इनके हाथ में कुछ है नहीं अली सरफराज साहब, तो फिर ये कैसे जो है जजेस के ऊपर पावर होकर केसेस खारिज कर सकते हैं? ये कैसे करें? वो तो हम तंजिया कहते हैं ना, क्योंकि वो तो सबको पता है कि इनके हाथ में है कुछ नहीं, बिकॉज जब आप वोट की ताकत से जीत के असेंबली में नहीं आते तो ये भी एक रियलिटी है कि मेरा सवाल ये कि ये केसेस ये हुकूमत कैसे खारिज कर सकती है? हाउ कैन दे डू इट? ये हुकूमत इस तरीके से खारिज कर सकती है कि ये हुकूमत ये असेंबली के अंदर इस तरह का अगर हमारे साथ मिलकर कोई रेजोल्यूशन पास करें कि जी जो इस इलेक्शन में हुआ है और जो केसेस हैं उनको सीरियसली देखा जाए। केसेस तो टेकअप ही नहीं प्रॉपर तरीके से होते, और जो भी उसका मैकेनिज्म डिसाइड हो, वेल तरीकाकार मूविंग फॉरवर्ड तो उसका यही नजर आता है हमें, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट से बात करने की हमने तो कभी बात नहीं की है, और केसेस ये हुकूमत बिल्कुल खारिज। बात आपकी ठीक है, वैसे एक्चुअली मुझे आपसे डिसएग्री नहीं करना चाहिए। ये आपकी बात ठीक है कि जब आपने इस तरह एक कागज के ऊपर जीत के मैं आई एक्चुअली टेंड टू एग्री विद यू, मुझे आपने लाजवाब कर दिया इस बात के ऊपर। नहीं चले कोई बात नहीं, अच्छी बात है आपने ये इसको
नहीं, ये अच्छी बात है कि आपने इसको एडमिट कर लिया है, क्योंकि वाकई में आपको खुद भी पता होगा, एक्सपीरियंस आपका भी है हुकूमत में आना, कितनी चीज़ें आपके हाथ में होती, कितनी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती। मगर हसन मुर्तज़ा साहब, जो कामरान साहब ने बात कही है, उसके ऊपर मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि उन्होंने ये कहा कि आज जो फैसल वाउडा का बयान था, और मैं आपको सुना देती हूँ क्योंकि मुझे पता है आप शायद टीवी के सामने ना बैठे हों, जो आज फैसल वाउडा का बयान है वो भी सख्त था, आज बिलावल भुट्टो साहब का जो बयान है वो भी सख्त था। तो वो कहते हैं कि उन दोनों को एक ही तरफ से तंबी दी गई है कि तुम खड़े हो जाओ। तो उसके बारे में आपसे पूछती हूँ, पहले फैसल वाउडा का बयान सुन लें। 1 साल पहले कोई चीजें हुई, 1 साल बाद याद आ गई, चले जी याद आ गई। तो सर अब मसला ये है कि अब किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे कि किसने मदाखलत की, कोई मदाखलत की, और कि शवाहिद आ गए, हम आपके साथ खड़े। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, तो भाई शवाहिद देना। आपने बताया ये भी जबानी है और राइटिंग में नहीं है, तो फिर तो मसला है। अगर लेजिस्लेटर किसी दूसरी दोहरी मुल्क का शहरियत नहीं रख सकता असूल, तो उस असूल के तहत उस लेजिस्लेटर, उस सियासतदान को आप दूसरी सिटीजनशिप ना रखने पे अलाउ नहीं करते कि आप सियासत करें, तो फिर जज दोहरी शहरियत के साथ कैसे बैठे हुए? हमारे इदारों को निशाना बनाना जो चारों तरफ से हो रहा है, उसमें सियासतदान भी है, बंद करें। अगर ये फौज नहीं होगी तो पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। और यहाँ बैठ के उन पे तमस्कर, कीचड़ और इल्जामात और झूठ और फरेब हर चीज में उनको इन्वॉल्व ना करें। हसन मुर्तज़ा साहब, आपने फैसल वाउडा की बात सुनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनको बाकायदा जो सेनेट का इलेक्शन था उसके अंदर सपोर्ट किया। कामरान मुर्तज़ा साहब कहते हैं कि आज बिलावल भुट्टो और फैसल वाउडा को जो इशारा है वो एक ही जगह से मिला है कि आप इनके साथ सख्त हो जाए। देखिए जी, कामरान साहब बड़े काबिल एहतराम हैं जी। मैं तो वैसे भी तमाम जमातों की जो क़यादतें हैं, मेरी ये आदत नहीं है कि मैं उनके साथ इस किस्म की गुफ्तगू भी करूं। मेरे लिए वो बड़े काबिल एहतराम है, उनकी राय है, वो आज़ाद हैं जो भी सोचें। लेकिन मैं ये समझता हूं कि फैसल वाडा की और चेयरमैन बिलावल की तकरीर को मिलाना कि ये शायद एक ही जगह से इशारे आए हों, तो इशारा आ रहा था। कम अज कम, हाँ जी, कम अज कम चेयरमैन बिलावल का खून ऐसा नहीं है कि वो किसी इशारे पे चलेगा। उसने बड़े नुकसान उठाए हैं, उसने अपना पूरा खानदान खत्म करवा दिया हुआ है, और वो ये नहीं है कि वो किसी की जंग लड़ना शुरू कर देगा। ये कम अज कम चेयरमैन बिलावल नहीं कर सकता। हाँ, कोई मेरे जैसा कारकुन कोई होता, वो शायद किसी की कोई बात कह देता। इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं कि आज इतना सख्त क्यों बोले हैं, पहले रिकंसिलिएशन और अब के जी आप तंकीद। मैंने अभी अर्ज की, मेरे मोहतरम भाई ने कहा कि हसन मुर्तज़ा ने जो कहा है मैं उसको डिनाई करता हूँ। मैंने जो चीज़ कही है ऑन एयर, मैं उस पर अब भी पाबंद हूँ। वो कहें तो मैं उनको सबूत ला के दे सकता हूँ, उनकी क़यादत की ज़बान से सुना सकता हूँ जो उनकी आज क़यादत बाहर है उनसे। तो ये चीज़ें तो जो हैं, देखें, आज छुपने वाली ही नहीं है। आज आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपका सोशल मीडिया है, एक चीज़ जो है वो हज़ारों जगहों पे पड़ी हुई है। एस्टेब्लिशमेंट वाली बात अगर तहरीक इंसाफ ने ना की हो, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि मैं माफी मांगूंगा, और मैं उससे कतन वो नहीं कि मैं जिद कर रहा हूँ। मैं चले, ये बात तो सही है कि इनके कुछ साथियों ने ये बात कही है, मगर हसन मुर्तज़ा, मेरी गुजारिश भी सुन लें। बात ये है कि जो बुनियादी सवाल आपसे किया जा रहा है कि आज सख्त लहजा क्यों, और दूसरी बात ये कि आपने फैसल वाडा को सपोर्ट तो किया था ना सर, तो आज अगर वो एक स्टेटमेंट इतनी बड़ी दे रहे हैं और जस्टिस बाबर सत्तार के खत के ऊपर दे रहे हैं और वार्न कर रहे हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी उसको ओन करती है कि नहीं करती? मेरा तो सिंपल सवाल है, अगर आपसे जवाब मिले तो बहुत अच्छा होगा। लोग आपको फैसल वाडा की किसी चीज को ओन नहीं करते। फैसल वाडा इंडिपेंडेंट सूरत में इलेक्शन लड़े, हमने भी वोट किया उनको, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फैसल वाडा कहाँ से आए? आप उनका ओरिजिन भी तो चेक करें ना, कि वो आए कहाँ से हैं, किस जमात से वो उनका ताल्लुक था, कहाँ से छोड़ के आए। अगर उनके साथ उन्होंने वैसा किया है तो हम फैसल वाडा को कैसे इस चीज के लिए ऑन कर लें कि उसके बयान जो है वो, हमने तो वोट किया, हजारों लोग जो है वो वोट करते हैं,
क्या वो उसके सारे की ये धरेगा? वो अपनी बात के खुद जिम्मेदार है। मैं चेयरमैन बिलावल की स्टेटमेंट का जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि चेयरमैन बिलावल के खून में ये शामिल नहीं है कि वो किसी की जंग लड़ेगा या किसी ठीक के है, लिए वो स्टेटमेंट ठीक है, देगा। चेयरमैन बिलावल ने स्टेटमेंट दी, ठीक जो है। उन्होंने देखा, जो उन्होंने महसूस किया। वो पार्टी की एक लीडरशिप है, क़यादत है, विजन रखते हैं, वो देख रहे हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। उन्होंने उस पे स्टेटमेंट जरूर दी है और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। ठीक है, ये अगर इस ठीक पे है, बड़े वाज़ेह हम तौर पे जमहूरी आपने लोग हैं ये ना जी, इसका हम तो इसका पार्लियामेंट जवाब की दे दिया है सुपरमेसी और पे फैसल यकीन वाउडा रखते के हैं। ऊपर भी जी बिल्कुल आपने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कहा है। इधर मैं चाह रही हूँ कि छोटा सा हम वक्फा शामिल करें, मगर उसके बाद जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि जी इलेक्शंस फिर से होने चाहिए पाकिस्तान के अंदर और ये जो हुकूमत है इसको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, कितना रियलिस्टिक डिमांड है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना कि जी अगर आपने बातचीत शुरू करनी है तो फिर आपको तमाम सियासी कैदियों को छोड़ना होगा और इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं वो आपको ख़त्म करने होंगे। ये भी कितनी रियलिस्टिक डिमांड है? और इस हुकूमत के पास जो कहा जाता है कि इसके पास असल इक़्तिदार नहीं है, ये किस हद तक उन डिमांड्स के ऊपर पूरे उतर सकते हैं? ये सब कुछ वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक बड़ी धुआंधार तकरीर की। उनकी पहली तकरीर थी नेशनल असम्बली के अंदर और उन्होंने कहा कि इस हुकूमत को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, फ़्रेश इलेक्शंस होने चाहिए और उस इलेक्शंस के अंदर ये गारंटी होनी चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट की कोई मुदाखलत ना हो। कामरान मुर्तज़ा साहब, जब मैंने आपसे ये सवाल किया तो आपने कह दिया कि जी केयर टेकर की इस वक्त ज़रूरत नहीं है, केयर टेकर जो है बड़ी बुरी तरह फेल हुई है। तो अगर ये हुकूमत मुस्ताफ़ी होती है तो पाकिस्तान का तो यही सिस्टम है, फिर केयर टेकर एक और आ जाएगी और फिर क्या गारंटी है कि वो केयर टेकर आएगी तो रहेगी या कि जाएगी, फिर से एक अभाम सा मुल्क में पैदा हो जाएगा। इज़ दिस द सोल्यूशन, करेक्ट सोल्यूशन नाउ मूविंग फॉरवर्ड? देखिए, इस वक्त तो दस्तूरी जो तकाजा है उसमें केयर टेकर हैं, मगर इस केयर टेकर की प्रोविज़न को आर्टिकल 224 को जो है ना वो रिविज़िट करना पड़ेगा। उसके साथ सेक्शन 231 इलेक्शन एक्ट की, इसको भी दोबारा जो है ना इसको दोबारा देखना पड़ेगा। मगर शायद मुमकिन तौर पे ये इस वक्त ना हो सके तो पार्टीज़ को बैठना पड़ेगा, इस सूरत हाल का हल निकालना पड़ेगा। मगर यहाँ पे मसला ये है कि वो केयर टेकर आपके पास आते कहाँ से हैं? आप देख लीजिए कि हम सबको पता है, ओपन सीक्रेट है कि वो केयर टेकर कहाँ से आते हैं। फिर जहाँ से आते हैं फिर उन्हीं का जो है ना उन्हीं के मफादात का ख्याल करते हैं और फिर उन्हीं की जो है ना वो डिक्टेशन लेते हैं, तो उन्हीं की मुताबिकत में फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर्म 47 वाली बात जो है ना वो हमारे दोस्त अनवारुल हक साहब ने तो कर दी ना अपना अब्बासी साहब को, तो उनको वो ताना दे दिया। अब हालांकि ये फॉर्म 47 में जो है ना वो बहुत सारे ताने हमारे भी बनते हैं। हमारा दोस्त है अनवार साहब, मगर वो बलूचिस्तान में बहुत सारे हलकों में उनके कहने पे, उनकी फरमाइश पे जो है नताइज चेंज हुए। तो एनी हाउ ये सारे मसाइल जो है ना इसको जो है एड्रेस करना पड़ेगा। इसमें जब तक तमाम पार्टी नहीं बैठेंगी और तमाम पार्टीज बैठ के इस मसले का हल नहीं निकालेंगी, मसला दुरुस्त नहीं होगा। और फिर चूंकि इलेक्शन कमान तो कामरान साहब पहल कौन करेगा इस हवाले से? इस पर देखिए एक होता है डी ज्यूरो और एक होता है डी फैक्टो। इस वक्त जो हुकूमत है वो डी फैक्टो तो है, उसको आप डी फैक्टो कह सकते हैं, डी ज्यूरो नहीं है। मगर स्टिल जो है ना उनको आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा और वो ही जो है ना लोगों को सबको बुलवाएं और इस मसले का हल निकालें, क्योंकि ये मुल्क के मफाद में है, पाकिस्तान के मफाद में। और इस्टेब्लिशमेंट भी इस पर ज़िद न करे या वो अपने इक़्तिदार को जो है ना वो दवाम देने के लिए जो है ये ज़िद ना करे, वो स्टेप पीछे जो है ना वो अपने ले जाए और उस जो दस्तूर का तकाजा है उसके अंदर चले जाए। हमें उनसे कोई पुरखाश नहीं है, हमें उनके साथ कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मगर मामला जो है ना ग्रीन बुक के अंदर चले जाएं और उस पर बैठ के हम जो है ना वो तय कर लें आइंदा रूल्स ऑफ द गेम। मामला सीधे होने शुरू हो जाएंगे। आप भी उसी तरह तरक्की कर पाएंगे जैसे आपका हमसाया हिंदुस्तान तरक्की करता है। ठीक है। अली सरफराज साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब की आपने बात सुन ली। उन्होंने कहा कि कम से कम नज़र आता है कि हुकूमत है, वो करें हुकूमत या ना करें या उनको इख्तियार हो, वो एक अलग बात है। आप तो असम्बली में जाते हैं, वहाँ पे क्या ऐसे PMLN के अंदर लोग हैं जिन्होंने कहा है कि चले पहल करते हैं, आइए आके बैठते हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, हम बातचीत से करें? मैं आपसे थोड़ी सी गुजारिश करूँ।
देखें जी, ये सारी खिचड़ी जो है ना, ये 3-4 जमातों ने मिल के पकाई थी। वो पक तो गई है, अब वो समझ नहीं आ रही कि खानी किसने है। अब उसको शुरुआत कहाँ से करनी है, दैट इज ऑब्वियसली अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन। ये डिफेक्टो गवर्नमेंट की और डिजूरो गवर्नमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, बड़ा मजेदार लगता है सुनने में। लेकिन आज से 2 साल पहले से जब ये पीडीएम की हुकूमत आई थी, खान साहब की हुकूमत गिरा के, तब से ही डिफेक्टो सेटअप ही चल रहा था। उसके बाद जो इंटरम सेटअप था, अब कोई कह रहा है कि जी इंटरम वालों ने ऐसे कर दिया। इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम थिंग। जो पीडीएम 1 थी वही पीडीएम 2 की शक्ल के अंदर आपकी केयर टेकर सेटअप में आई, और केयर टेकर सेटअप उन्होंने इलेक्शन करवाया, उसी केयर टेकर ने सेटअप कराया, और पीडीएम 1 फिर दोबारा वापस आई, और वो अब इस सिटिंग गवर्नमेंट का नाम जो है वो पीडीएम 1 है, विच इज ऑल दी पार्टीज अदर देन पीटीआई, जिसको तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की। कोई एक जमात में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं थी कि वो कहते कि ये बड़े जमहूरियत की बात करते हैं, कि ये आपको सारे पाकिस्तान में एक ही जमात मगर मिली थी आपके जिसका यहाँ आपने जो इंतखाबी आपकी निशान आप लेना था। अली सरफराज साहब, आप जो बात कर रहे हैं, आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि कंसेंसस पाया जाता है आपकी जमात के अंदर, पीटीआई के अंदर, कि जी अब जैसे भी हैं इन्हीं से हमने बात करनी है, मुज़ाकरात करने। तो नहीं यही नहीं नहीं सवाल नहीं मैं नहीं आपसे नहीं पूछ नहीं रही नहीं हूँ कि ऐसे आप तो देखें कौमी देखें नहीं, ये कंसेंसस देखें नहीं है, देखें देखें ये कंसेंसस नहीं है। नहीं देखें देखें कंसेंसस प्रिंसिपली पॉलिटिकली थिंकिंग, तो कंसेंसस इस बात पे है कि हाँ, आपकी बात, जमहूरियत की बात आपकी इस्टेब्लिशमेंट से नहीं होती, आपकी सियासी जमातों से होती है, और वो हम करेंगे भी। लेकिन उसके लिए जो हमारी डिमांड्स हैं, वो डिमांड कैसे पूरी होनी है, उस पर जब आपने मुझे सवाल पूछा तो वो मैं उसका जवाब नहीं दे सका आपको। वो इसलिए कि वी आर स्टक इन सच अ बिग मोरास, कि उसमें से बाहर कैसे निकलना है, वो जिन्होंने फंसाया वो सोचें। ये आपने जो कहा है, इसको हम बात को आगे लेके चलते, छोटा सा वक्फा शामिल करते, फिर हसन मुर्तज़ा साहब से इसका जवाब लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले अली सरफराज साहब ने पीटीआई को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो छोटे छोटे केसेस आपने जो है दर्जनों के हिसाब से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और उनके कारकुनान के ख़िलाफ़ दर्ज किए हुए, हुकूमत को चाहिए कि वहाँ से शुरुआत करें ताकि राह हमवार हो सके मुज़ाकरात की। हसन मुर्तज़ा साहब, ये मुमकिन है? देखें, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो उनकी अली सरफराज साहब की बात से इस तरह महसूस हो रहा था कि उन्हें शिकवा जो है JUIF से है, और वो निकाल गुस्सा दूसरों पे रहे हैं, वो खुल के बात भी नहीं कर पा रहे थे। और जो क्योंकि जहाँ पे बकौल JUIF मैंडेट चोरी हुआ है या छीना गया है, तो वो पीटीआई को सीटें मिली हैं, वो किसी और जमात को नहीं मिली। एक तो ये था। दूसरा, जो वो बार बार ये कहते थे ना जी कि गलत केसेस हैं, हम नहीं कहते केसेस ठीक हैं या गलत हैं, ना हमने बनाए हैं। वो केसेस जो हैं, जब ये बनाते रहे थे 2018 के बाद, और जिस तरीके से इनके मिनिस्टर्स आके टीवी पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और कहते थे कि आज फलां फलां इस हफ्ते में उठाए जाएंगे, और फलां फलां के खिलाफ ये रेफरेंस आ जाएगा, और ये हो जाएगा। ये आज भी वही समझ रहे हैं कि शायद इन पे जो केसेस हैं वो गलत हैं, या जो भी हैं वो हुकूमत ने बना दिए हैं। तो मेरा ख्याल में तो इनको अदालतों से ही रजू करना पड़ेगा। अदालतें जो हैं वो अच्छा, ठीक है, फैसले तो अदालतें इनके केसेस ख़त्म करेंगी। मगर हसन मुर्तज़ा साहब, एक छोटा सा सवाल आपसे, चूँकि मुझे पता है आप भी पोइट्री का जो है शौक़ रखते हैं, तो आज एक अहमद फरहाद साहब हैं, बड़े अच्छे जाने माने शायर हैं कश्मीर के, और उन्होंने बड़ी खूबसूरत नज़म लिखी, और उन्हीं को जो है उठा लिया गया, नज़म भी इसी के बारे में थी। तो मुझे ये बताइए कि इसके बारे में जो तमाम सियासी जमातें, कामरान मुर्तज़ा साहब तो एक कमेटी का, कमीशन का हिस्सा भी थे, आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते कि जो लोग लापता हो जाते हैं दिन दिहाड़े, फिर अदालतों में उनको लाया जाता है, इसके बारे में भी तो कुछ करें ना? जी बिल्कुल, यकीनन मुनीज़े, हम तो सियासी कारकुन हैं, अवामी लोग हैं, जमहूरी लोग हैं। हम तो हमेशा इन चीज़ों की मजम्मत करते रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और ये उठाने वाला जो है और ये तासुर ये नहीं होना चाहिए। और फिर जमहूरी अदवार में तो यकीनन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब अल्लाह ताला उन्हें अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और वो जल्द बाज़याब होके वापस आए, तो फिर उनसे पूछा जाए कि ये आपकी ख्वाहिश पे उठाया गया है, जो आपने नज़म में ख्वाहिश का इज़हार किया था, या शायद किसी ने किसी और चीज़ में। लेकिन ये इंतहाई संजीदा मामला है जी। ये जो लोग हैं, शायर, शोरा कराम, ये तो बड़े
दानिश्वर और बड़े हसास लोग होते हैं, मुआशरे की अक्कासी मगर उनको भी उठा लिया गया, जैसे आपने कहा कि उन्होंने नज़म में कहा, ठीक जी बिल्कुल आपने कहा, मगर जो बेबसी है सियासतदानों में वो हमें क्यों नजर आ रही है? हम तो ये वोट देते हैं ये सोच के कि जब मैं इसको बेहिसी कहूंगा जी, ये बेहिसी अच्छा, मगर यही सवाल में, अच्छा सर प्लीज, बेहिसी तो एक और चीज़ होती है, वो तो अवाम में हो सकती है, मगर कामरान मुर्तज़ा साहब सियासतदानों में तो बेख्तियारी भी बड़ी बुरी लगती है। हम तो वोट देते हैं कि आप मसले का हल ढूंढेंगे, आपने कमीशन बनाई, कमीशन का भी कोई ख़ास नतीजा नहीं निकला, तो क्यों नहीं तमाम सियासतदान जब भी आप लोग हुकूमत में आते हैं आप इस मसले को जो है हल नहीं कर सकते, जबकि आप तमाम तीनों जमातें कहते हैं कि ये मसला बहुत बड़ा है, संजीदा है, ये हल होना चाहिए, क्या वजह है इसकी? पहले तो इस बात की मजम्मत जो अहमद फराज साहब को उठाया गया है, मगर इसके साथ एक बात कि चलें कश्मीर में, पंजाब में वो माएँ बहनें जो है वो उस दर्द को महसूस कर पाएंगी जो बलूचिस्तान में मौजूद है और 15-20 सालों से मौजूद है, और वो माएँ बहनें अपने बच्चों के इंतज़ार में बैठी हैं। ये मुनीज़, ये आपको पता है कि ये कितना तकलीफ़देह मसला है, और एक पार्लियामेंटेरियन के तौर पे और एक इंसान के तौर पे और एक वकील के तौर पे जो मेरा बस था, जो बस है, वो मैंने पूरा किया है इसमें। मगर एक तरफ बहुत ताकतवर लोग हैं और एक तरफ शायद हम जैसे बेबस लोग हैं जो बात करते हैं। बाकी लोग तो दोस्त शायद बात करने से भी डरते हैं, मगर हम बात करते हैं और बार बार करते हैं इस बात पे। मगर कम से कम जो है ना, मैं इस बात पे अब मुझे जो है ना एक इत्मीनान है, गो कि इत्मीनान वाली बात नहीं है, कि उस दर्द को जो है ना यहाँ पे माएँ बहनें और बाकी उनके अजीज़ रिश्तेदार महसूस कर पाएंगे जो बलूचिस्तान में अरसा दराज से मौजूद है। नहीं, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये अब मामला जो है बलूचिस्तान में बड़ा शदीद है और अब ये पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है। तो आपका बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, हसन मुर्तज़ा साहब आपका भी, और अली सरफराज साहब आपका भी। मगर हम उम्मीद कर रहे हैं, उस दिन की हमें उम्मीद है कि जब हमारे सियासतदान जो हैं वो बेइख्तियार नहीं होंगे। इसलिए चूँकि अगर पाकिस्तान की आवाम ने आगे बढ़ना है तो सिर्फ माशी तौर पे तो नहीं बढ़ना ना, सियासी तौर पे भी बढ़ना है। और जमहूरियत क्या हो जो सिर्फ ऐवानों में रहे, जमहूरियत में अगर हमारे तक आए और हम फील कर सकें तो तभी हम समझेंगे कि वाकई में आज पाकिस्तान में जमहूरियत है। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।